हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट हमने थर्ड लेक्चर डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हमने नैनोस्ट इक्वेशन एंड उसके एप्लीकेशंस देखे। तो 3 एप्लीकेशन हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। ठीक है। आज का जो फोर्थ लेक्चर अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसमें हम 2 एप्लीकेशन जो नैनोस्ट इक्वेशन के रह रहे हैं, जो बाकी रह गए थे, उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। साथ साथ रिलेशन पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी में एंड ई सेल में। ठीक है। और आगे अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके बारे में। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। पहला है कंसंट्रेटेड सेल। ठीक है। कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन सेल में हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, सेम सेम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, उनको सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट। माना कि इसकी कंसंट्रेशन अपन ले लेते हैं, लेट सपोज इसकी कंसंट्रेशन C1 और इसकी कंसंट्रेशन C2। ठीक है बेटा, और हमने दोनों सेल कैसे लिए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड कैसे लिए हैं, निकल के लिए हैं, जिनको उनके रिस्पेक्टिव इसमें सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व कर दिया है। ठीक है, यहां पे बात करते हैं। अगर बेटा यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है और हमने सेम इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, तो यहाँ पे जो इनोड सेल होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होगा, उनका जो डिफरेंस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ई सेल कैलकुलेट करना चाहिए, वो कैसे करेंगे, इनोड सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log concentration of anode और concentration of कैथोड। ठीक है बेटा, यहाँ पे इनोड सेल क्या हो गया अपना, 0। तो यहाँ से ई सेल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई सेल का जो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन एन log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। एनोड की कंसंट्रेशन अपन ने क्या ली है, C1, कैथोड की कंसंट्रेशन क्या ली है, C2। कंसंट्रेशन सेल के लिए जो ई सेल का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास बेटा, वो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये भी सही है। ठीक है बेटा, तो अपने पास ये 2 फॉर्मूला आ गए ई सेल के, कंसंट्रेशन जो सेल है अपने पास उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन की। ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अपन ई सेल की कैलकुलेशन करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ठीक है, ये अपना डेनियल सेल है। ठीक है, जिसका डायग्राम सही नहीं आया, ये है अपना एनोड। ठीक, जहां पे ये जिंक का इलेक्ट्रोड ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप है। ठीक है, ये अपना क्या है, कैथोड, जहां पे कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिजोल्व है। ठीक है, ये अपने पास क्या दी हुई है, सेल रिएक्शन दी हुई है। ठीक है बेटा, अब होता क्या है, समय के साथ, टाइम के साथ क्या होता है, ZnS+2 आयंस जो है वो सॉल्यूशन में आते जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से कॉपर +2 आयंस डिपॉजिट होते जाते हैं इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो होता क्या है, टाइम के साथ साथ ये सारे ZnSO4 Zn+2 आयंस है, वो सारे इलेक्ट्रोड से निकल के किसमें आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। एंड यहाँ से कॉपर वाले आयंस कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो टाइम टी पर कंसंट्रेशन Zn+2 आयंस कांस्टेंट हो जाएगी और कॉपर +2 की भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इस टाइम बेटा क्या होगा, सेल वर्किंग करना स्टॉप कर देगा, रोक देगा। ठीक है, बंद हो जाएगा सेल। तो वहां पर जब सेल बंद हो जाएगा, तो सेल के लिए जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, अपनी 0। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेल का, 0। कहां पर, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो इस टाइम अगर अपन ई सेल का फॉर्मूला लिखें, इनोड सेल माइनस 0.059 अपॉन, यहाँ पे n की जगह 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है बेटा, log कंसंट्रेशन Zn+2 अपॉन कंसंट्रेशन कॉपर +2 आयन। ठीक है, यहाँ पे अपन ले रहे हैं जो ले रहे हैं एट 298 केल्विन पर फॉर्मूला।
ठीक है। यहाँ पे अपना ई सेल तो हो गया 0, ठीक है, तो यहाँ से ई नोड सेल आ जाएगा अपने पास 0.059 अपॉन 2 log Zn प्लस 2, यहाँ पे कॉपर प्लस 2, ठीक है। ये अपने डेनियल सेल के लिए ई नोड सेल और कंसंट्रेशन कांस्टेंट के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। कैसे, ई नोड सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log, तो क्या लिख सकता हूं मैं, केसी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गए सी कंसंट्रेशन पे, तो इनके बीच का जो रिलेशन हो गया अपने पास इस फॉर्मूला से आ सकता है। अगर जनरली लिखे अपन, जनरल फॉर्मूला लिखे तो ई नेट सेल क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन एन log केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नोड सेल के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ठीक है बेटा। तो आपको ये याद रखना है, इन जनरल आपको ये याद रखना है, और डेनियल सेल के लिए ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी, उसमें सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी एंड ई सेल के बीच। गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। जहाँ पे डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको 96500 कूलम पर मोल, ये लेनी है, ठीक है, जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब। और ई सेल क्या है यहाँ पे, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है, ठीक। अगर अपन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर इस इक्वेशन को लिखना चाहे तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नोड माइनस एन एफ टी नोड, यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी भी स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएगी और अपना ई सेल भी स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से कुछ बातें समझते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से कुछ बातें समझते हैं। पहला, अगर अपना ई सेल पॉजिटिव है, ये अपन ने क्या कर दिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो अपने पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव मिलेगी। इसका मतलब जो अपनी सेल रिएक्शन होगी वो कैसी होगी बेटा, स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें कि जो अपना ई सेल है, अगर अपन वो नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा जी अपने पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब सेल रिएक्शन अपनी कैसी होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट की बात करें, यहाँ पे ई नोट सेल अपन ने 0 लिया, ठीक है, ई नोट सेल क्या कर दिया 0, तो अपने पास डेल्टा जी भी क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ई नोट सेल के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, log केसी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नोट सेल के बीच में क्या लिख सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको बेटा याद रखनी है, ठीक है, और खास ये पॉइंट आपको याद रखने, ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है, अक्सर पूछा भी जाता है। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, ठीक है, पूछे नॉट करेक्ट कौन सा है, या फिर ऐसे बोल दे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी उसके लिए कंडीशन क्या है, तो आपको ये कंडीशन सारी याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, जो अपना ई सेल जो होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, आप किस मेटल का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मेटल्स के लिए जो अपना रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो अपने पास ये सेल है, मैंने इसमें इलेक्ट्रोड ये A1 एरिया का इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है, और इसमें मान लो कि मैंने A2 एरिया का इलेक्ट्रोड लिया। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड के लिए मैं ई सेल निकालूंगा बेटा, ठीक है, अगर सेम मेटल का है तो ई सेल भी क्या आ जाएगा अपने पास, सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अपन इलेक्ट्रोड चाहे इतना बड़ा ले चाहे छोटा ले, ठीक है, उस पर अपना ई सेल जो है वो डिपेंड नहीं करता है।
अगर डिपेंड करता है तो बेटा जो आज सेल छोटे छोटे हैं वो इतने बड़े बनाने पड़ते, हो सकता है कि बहुत छोटे बनाने पड़ते। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अपना ई सेल जो है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट की, कि जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ई सेल जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि अगर इस सेल रिएक्शन को अपन किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड करे या डिवाइड करे, ई सेल में कोई चेंज नहीं आने वाला, ई सेल नॉट चेंज। ठीक है, अगर किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्शन को या फिर किसी से डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से, तो ई सेल में कोई चेंज नहीं आने वाला। ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखने बेटा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किस पर डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और वो ब्रेक हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ केमिकल डिपोजिशन और लिबरेशन ऑफ ए सब्सटेंस एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड टू इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कि अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और सब्सटेंस क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और अपने को रिस्पेक्टिवली जो इलेक्ट्रोड है उन पे डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है जिस डिवाइस में होती है बेटा, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिया है अपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl या फिर फ्यूज्ड NaCl। अपनी एनसीईआरटी में फ्यूज्ड NaCl लिखा होता है। ठीक है, मोल्टन NaCl का मतलब ये है कि अपने पास जो सॉलिड NaCl है हमने उसको हीट किया और उसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। ठीक है, उसमें पानी ऐड नहीं किया, वाटर ऐड नहीं किया है, उसको ही हमने क्या किया है, डिजोल्व किया है। ठीक है, मतलब उसी को क्या करें, मेल्टिंग स्टेट में लेके आए उसको। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, अपना जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसको देखो कैसे होता है। ठीक है, अपने पास ये क्या है, बीकर है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिए। ठीक है, और इसको क्या कर दिया बेटा, एक्सटर्नल बैटरी से। ठीक है, ये अपनी क्या है, बैटरी। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट जिससे जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे बेटा, एनोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, जो अपना एनोड वाला पार्ट है उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और जो कैथोड वाला पार्ट है बेटा उस पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था डेनियल सेल में जस्ट चार्ज जो होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, अपन ने क्या लिया, NaCl। ठीक है, अब जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की अपन ने तो NaCl क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, किसमें, NaCl ब्रेक डाउन हो गया Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, Na प्लस आयन हो गए अपने पास सॉल्यूशन के अंदर और Cl माइनस। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाला जो आयन है वो किस पे डिपॉजिट होगा, जाके पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे, और जो अपना पॉजिटिव वाला आयन है वो किस पे डिपॉजिट होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैथोड पे क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो कैथोड पे रिडक्शन होगा, Na प्लस जो है इलेक्ट्रॉन लिया किसमें, Na में कन्वर्ट होकर कहाँ डिपॉजिट हो गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। जबकि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्लोरीन जो है उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट किए, और क्लोरीन गैस कहाँ पे डिपॉजिट हो गई, एनोड पे डिपॉजिट हो गई। ओवरऑल सेल रिएक्शन NaCl से अपने को मिला है Na और Cl2 गैस। तो बेटा आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अगर अपन मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड और एनोड पर मिलने वाले प्रोडक्ट कौन से होंगे। तो आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन से कौन मिलेगा एनोड पे, ठीक है, क्लोरीन गैस याद रखनी, और यहाँ पे कौन मिलेगा अपने को, और यहाँ पे कैथोड पे कौन मिलेगा, सोडियम मेटल। ठीक है, ये डिपॉजिट हो जाएगी किस पे, कैथोड पे सोडियम, और क्लोरीन गैस अपने को कहाँ मिलेगी,
एनोड पे देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। कैथोड पे कौन मिल रहा है अपने को, सोडियम, और एनोड पे कौन देखने को मिल रहा है बेटा, क्लोरीन गैस देखने को मिल रही है, ठीक है। ये हो गए अपने मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड लिया है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर देखने को मिले हैं रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड पे, वो तो हो गया अपना मोल्टन स्टेट की बात। अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर देता हूं, अगर मैं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं, तो बेटा फिर बात डिफरेंस हो जाती है, ठीक है। फिर बात क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब देखो डिफरेंट कैसे होती है, ठीक है। अपने पास ये बीकर था, ये अपना एनोड और ये अपना कैथोड। जैसे मान लो मैंने एक्वस NaCl लिया, तो उसमें वाटर भी है, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, उसका भी वो भी ब्रेक डाउन होगा, NaCl भी ब्रेक डाउन होगा, और साथ में वहां पर वाटर मॉलिक्यूल पहले से है, ठीक है। तो देखो क्या क्या आयंस अपने को एनोड पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो क्लोरीन यहाँ पे जा सकता है, एक यहाँ पे OH माइनस जा सकता है, और दूसरा कौन जा सकता है, वाटर अपना जा सकता है, ठीक है। नेगेटिव कैथोड पे कौन कौन जा सकता है, सोडियम, ठीक है, सॉल्यूशन से, और यहाँ से H प्लस जा सकता है वाटर से, और खुद वाटर मॉलिक्यूल जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से समझना है कि जो एक्वस NaCl जो अपन ने लिया है, जिसमें वाटर पहले से वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो NaCl के साथ साथ वाटर भी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अपने को ये आयंस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से अगर अपने को पूछ लिया जाए कि कैथोड पे और एनोड पे प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो बेटा वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं कैथोड पे, ठीक है। अपने को पता है बेटा कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का क्या रूल है, जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पहले होगा, पहले रिडक्शन होगा, ठीक है। या फर्स्ट लिख दो इसको, फर्स्ट रिडक्शन उसका होगा। अगर यहां पर मैं बात करूं कैथोड के लिए Na प्लस H प्लस और H2O की बात करूं, इनमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इनके लिए ऑर्डर लिखना चाहूं, तो सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा H प्लस का, फिर H2O का, और फिर Na प्लस का, ठीक है बेटा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, H प्लस का, फिर उससे कम H2O का, और उससे कम Na प्लस का। तो देखो बेटा इसका मतलब कैथोड पे कौन मिलना चाहिए अपने को, H2 गैस मिलनी चाहिए, ठीक है। H प्लस वहां पे डिपॉजिट होना चाहिए, मतलब उसका रिडक्शन वहां पे होना चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि जो अपने पास H प्लस है, ठीक है, इसकी अगर कंसंट्रेशन की बात करें वाटर के अंदर, वो कितनी होती है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर, ठीक है। जो कि क्या होती है, बहुत कम होती है, वेरी लेस। तो अपन क्या करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं इसकी कंसंट्रेशन को, ठीक है। अब बचे कौन, मतलब इसकी कंसंट्रेशन अपन नहीं लेंगे, इसको क्या कर दिया अपन ने, कैंसिल। अब बचे अपने पास H2O और Na प्लस। अगर इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H2O का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एट कैथोड, और अपने को क्या देगा, गिव H2 गैस, ठीक है। कैथोड पे ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और अपने को क्या मिल जाएगी, H2 गैस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेटा एक्वस NaCl का सॉल्यूशन अपने पास है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कैथोड की, ठीक है। अब बात करते हैं एनोड की, ठीक है। एनोड की बात करते हैं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका ओपी ज्यादा होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, पहले पहले ऑक्सीडाइज होगा। अगर मैं इन तीनों में से बात करूं किसका ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, तो उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा बेटा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। उसमें अगर अपन ने ऑर्डर देखा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो OH माइनस का सबसे ज्यादा, उससे कम H2O का, और फिर सबसे कम क्लोरीन का, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा वही बात कि जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन कम है, वैसे ही OH माइनस की कंसंट्रेशन भी क्या होगी अपने पास, कम होगी, 10⁻⁷ मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन को भी क्या कर देंगे अपन, कर देंगे। जब इसकी कंसंट्रेशन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है,
जब इसकी कंसंट्रेशन को इग्नोर कर देंगे तो अपने पास बचे क्या है, दो कंपोनेंट बचे हैं, या तो H2 हो जाके डिपोजिट हो, ऑक्सीडाइज हो, एंड या हो सकता है फिर क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, तो इन दोनों में से इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है बेटा वो कंपेरेबल होता है, मतलब लगभग एक दूसरे के आसपास ही होता है। ठीक है, बट अब यहाँ पे बात आ जाती है मोबिलिटी की। ठीक है, कौन पहले जाएगा, तो मोबिलिटी की बात करें तो क्लोरीन माइनस की मोबिलिटी जो होगी किससे होगी, वाटर मॉलिक्यूल से ज्यादा। इसका मतलब एनोड पर कौन डिपोजिट होगा, क्लोरीन माइनस आयन ऑक्सीडाइज एट एनोड गिव Cl2 गैस। ठीक है, और बहुत कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में H2O भी जाएगा, जिससे अपने को ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बहुत लेस अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, H2O भी क्या आता है एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है, और उससे अपने को क्या मिलती है, O2 गैस देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे सेल रिएक्शंस की बात करूं कि कैथोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे अपना H2O रिड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना है, H2 गैस और OH माइनस आयन। ठीक है, ठीक है बेटा, H2 गैस और OH माइनस आयन। और एनोड पे क्या हुआ है, क्लोरीन गई है, उसने क्या किया, क्लोरीन गैस बनाया और दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ठीक है, तो अपनी ये सेल रिएक्शन कैथोड और एनोड पे रिस्पेक्टिवली देखने को मिली है। तो मेनली बेटा अपने को याद रखना है कि कैथोड पे और एनोड पे प्रोडक्ट क्या बना है। तो अपना जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl का करते हैं, तो अपने को कैथोड के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं इसको, कैथोड के ऊपर अपने को जो प्रोडक्ट देखने को मिला है वो तो है अपना क्या, H2 गैस। ठीक है, और एनोड पे देखने को मिला है वो क्या है अपना, क्लोरीन गैस। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में। और एनसीईआरटी अपनी में लिखा हुआ है लेस अमाउंट ऑफ H2O ऑक्सीडाइज एट एनोड गिव O2 along with Cl2। ठीक है, ये वाली लाइन अपने को याद रखनी है। ठीक है, हो सकता है इस बार इसी से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि एनोड पर जब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एनोड पर क्लोरीन के साथ साथ कौन सी गैस लेस अमाउंट में देखने को मिल रही है, वो क्या हो जाएगी बेटा, अपनी ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, ये अपना हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो बेटा अब ऐसे, जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl दे दिया, ठीक है, और भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgCl2 हो सकता है, ठीक है, AlCl3 हो सकता है। तो आपको सभी के डिटेक्शन पोटेंशियल तो याद नहीं है और ना ही आपको याद करने बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन यही बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी साल्ट दिया जा रहा है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कैथोड और एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा, क्या नहीं। ठीक है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलेगा, कौन सा नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं कैथोड की। अपने को पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है बेटा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो आपको याद रखना है फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल हो या फिर सेकेंड ए ग्रुप की मेटल हो या फिर अपना एल्यूमिनियम +3 मेटल। ठीक है, अगर आपको इनका एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछे कि कैथोड पे कौन सी मेटल डिपॉजिट होगी, मतलब कौन सा कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये मेटल रिड्यूस ना होके कौन रिड्यूस होगा, H2O, और ये अपने को क्या देगा बेटा, H2 गैस देगा। ठीक है, अपने को क्या याद रखना है, अगर इन मेटल्स के सोल्ट दिए हुए हैं और आपको पूछे कैथोड पर प्रोडक्ट क्या होगा, तो वहां पे रिड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी इनसे ज्यादा किसकी होगी, H2O की होगी, जिससे अपने को क्या मिलेगा, H2 गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर इन सभी को छोड़ के, मतलब S ब्लॉक की मेटल हो गई और एल्यूमिनियम +3 होगा, इन सभी को छोड़ के जो D ब्लॉक एंड P ब्लॉक की जो मेटल है,
ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं मैं, कॉपर +2 हो गया अपना, Zn+2 हो गया, Ag+ हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। अगर ये मेटल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, और इनका एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है फिर अपने को कैथोड पे कौन मिलेगा, गेट प्रोडक्ट ऑन कैथोड मेटल, ठीक है। जो मेटल होगी वो ही अपने को कैथोड पे क्या होगी, प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। कैथोड की कंडीशन में अगर आपके पास एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछे कि कैथोड पे प्रोडक्ट क्या होगा, फिर आपको क्या करना है बेटा, हाइड्रोजन गैस पिक करना है, ठीक है। और अगर इनको छोड़ के इनके अलावा कोई भी दूसरी मेटल डी या पी ब्लॉक की, तो आपको क्या करना है, उस मेटल को ही रिड्यूस करके वहां पे उसका प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एनोड पे। एनोड पे क्या होता है बेटा अपना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर मान लो अपने पास ऐसे आयन प्रेजेंट है जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, क्लोरीन माइनस, तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये ही आयंस क्या होंगे, एनोड पर प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट ऑन एनोड Cl2 Br2 एंड F, ठीक है। ये क्या है, अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, यहां से ऑक्सीडेशन, ठीक है, अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो प्रोडक्ट अपने को कौन देखने को मिलेगा एनोड पर, यही जो अपने एलिमेंट्स है, ठीक है, इनके ही गैस अपने को देखने को मिलेगी। जैसे क्लोरीन माइनस पर जेंटर तो क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस और फ्लोरीन, ठीक है बेटा। दूसरी पॉइंट बात करें, अगर अपने पास SO4 2- या फिर नाइट्रेट, ठीक है, या फिर क्लोरेट, ये सब कुछ प्रेजेंट है, तब क्या होगा, तब अपने को बेटा जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, अब H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलेगा O2, ठीक है, O2 गैस अपने को प्रोडक्ट के फॉर्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन अगर आपके पास एस ब्लॉक की मेटल्स है, ठीक है, उनके रिस्पेक्टिव में अपने पास H2O है, तो कौन जाएगा पहले रिड्यूस होने के लिए, H2O ही जाएगा, जिससे अपने को क्या मिलेगी बेटा, H2 गैस देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इन मेटल को छोड़ के कोई भी अदर मेटल है DF ब्लॉक की, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो मेटल ही क्या होगी, रिड्यूस होगी इस पे जाके कैथोड पे। दूसरा बात कर रहे हैं अपन ऑक्सीडेशन की, अगर क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन माइनस मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आपके पास, ठीक है, नॉन मेटल्स के आयन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो ही क्या होंगे, प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये सल्फेट, क्लोरेट, नाइट्रेट, अगर ऐसे आयंस आपको देखने को मिल रहा है, तो एनोड पर क्या होगा, फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने पास O2 गैस देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीडाइज कौन होगा उस केस में, H2O ऑक्सीडाइज होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब जैसे देखो, अपन एक्वस NaCl ले रहे हैं और एक्वस MgCl ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, और एक्वस अपन ने ले लिया AlCl3 ले लिया, ठीक है। अभी तीनों एग्जांपल आप देखो, इसमें जो मेटल प्रेजेंट है वो एस ब्लॉक की और एल्यूमिनियम मेटल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो कैथोड का प्रोडक्ट होगा वो तो क्या होगा, कैथोड का प्रोडक्ट तो होगा सोडियम ओ H2 गैस, ठीक है, इसको थोड़ा बाद में लिख लेंगे। और एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा, एनोड का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस, यहाँ पे भी ऐसे ही H2 और यहाँ पे क्लोरीन गैस, ठीक है। और एल्यूमिनियम की केस में बात करें तो वहां पे भी H2 और क्लोरीन गैस। तो बेटा इस तरीके से तो अपन इनको सोडियम मैग्नीशियम इनके सोल्ट से इनको अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अपने को सोडियम और मैग्नीशियम, अगर अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उससे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, अपने को सोडियम और मैग्नीशियम चाहिए, तो अपन क्या करते हैं बेटा, सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl
एंड फ्यूज्ड MgCl, मतलब उनकी मोल्टेन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जिससे अपने को क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या देखने को मिल जाता है, सोडियम एंड मैग्नीशियम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अपन ने बात की थी इस वाले केस पे। ठीक है, तो अपने को क्या मिल रहा था, कैथोड पे मिल रहा था सोडियम, और एनोड एनोड पे क्या मिल रहा था, क्लोरीन गैस देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, मोल्टेन NaCl का यूज किया था। ठीक है, तो यही केस अपने को वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 इन प्रेजेंस ऑफ CaF2 एंड क्रायोलाइट। ठीक है, फॉल्सिफॉर एंड क्रायोलाइट, ये दोनों क्या करते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट को तो कर देते हैं कम, ये दोनों जो कंपाउंड अपन ने इसके साथ ऐड किए हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट को कर देते हैं कम और कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे अपने को रिएक्शन थोड़ी फास्ट देखने को मिलती है, और अपने को एल्यूमिनियम किस पे डिपॉजिट होता हुआ दिखता है, कैथोड पे। ठीक है, ये याद है रखनी। तो ये दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए अपनी में, तो आपको याद रखने एनसीईआरटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ठीक, दो कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पे, एक डाइल्यूट कंडीशन और एक कंसंट्रेटेड कंडीशन। ठीक है बेटा, एक तो ले रहे हैं डाइल्यूट कंडीशन और एक कंसंट्रेटेड कंडीशन। ठीक है, तो पहले बात कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी। ठीक है, here more amount of water present then कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, अगर कैथोड पे रिडक्शन होगा, अपने पास एसिड से भी क्या आएंगे, H प्लस आयंस आएंगे, और अपने पास वाटर से भी H प्लस आयन आएंगे। जहां पे अपनी कंसंट जो अपना पानी है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब जो वहां पे जो रिड्यूस होगा H प्लस आयन, वो कौन सा होगा, वाटर वाला H प्लस आयन रिड्यूस होगा, तो अपना H2 रिड्यूस होकर क्या देगा अपने को, कैथोड पे H2 गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, और ऑक्सीडेशन की बात करें, जनरली सी बात है, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो वही ऑक्सीडाइज होगा किस पे, एनोड पे, और अपने को क्या देखने को मिलेगी, O2 गैस देखने को मिलने वाली है। अगर कंडीशन कैसे ले रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं। ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एसिड का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट क्या है, कम है। तो रिडक्शन में क्या होगा, एसिड से आने वाले H प्लस आयन वो क्या होंगे, रिड्यूस होकर H2 गैस देंगे, और यहां से आने वाले सल्फेट आयन रिड्यूस होकर क्या देंगे अपने को, H2O8-2। ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है, मार्शल एसिड। ठीक है, तो अपने को SO4-2 ऑक्सीडाइज होके क्या देगा अपने को, H2O8-2, और यहाँ पे बेटा याद रखना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 है, और इसकी भी, यहाँ पे दोनों सल्फर पे क्या है, +6। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन देख के। ठीक है, आपको ऑप्शन में जनरली कंफ्यूज करने के लिए यही दिया जाएगा कि मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां पे भी क्या कर दे, O2 गैस आपको देखने को मिल जाएगी। बट आपको याद रखना है कि अगर कंसंट्रेटेड कंडीशन ली है, तो SO4-2 ऑक्सीडाइज होकर एनोड पे क्या देगा, H2O8-2 आयन देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यही अपना इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि डाइल्यूट H2O4 ले रहे हैं तो कैथोड पे H2 और एनोड पे O2, और कंसंट्रेटेड ले रहे हैं तो H2 और यहाँ पे H2O2। ठीक है, लिटिल O2, वही बात है कि लेस अमाउंट ऑफ O2 भी क्या होगी वहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से अपन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला है अपना, सॉरी, प्योरिफिकेशन ऑफ ए मेटल। पहला जो यूज है एप्लीकेशन इसका, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज रहे हैं। ठीक है, मेटलर्जी के अंदर जो अपनी मेटल्स होती है उनकी रिफाइनिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रो, जो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल वाला यूज है, इसको यूज लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाली प्रोसेस होती है। इसमें होता क्या है, उसमें एक होता है एनोड। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या लेते हैं, एनोड के फॉर्म में, एनोड के फॉर्म में क्या लेते हैं अपन, इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोड। बस यही पॉइंट याद रखने हैं आपको, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कैथोड पे क्या लेते हैं, प्योर मेटल इलेक्ट्रोड। देखो
इसमें होता क्या है, जैसे बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो यहाँ से एनोड से कॉपर आयन क्या होंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, और यहाँ से इस पे कैथोड पे क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे बेटा। जब इस प्यूरिफिकेशन किया जाता है मेटल्स का, तो बेटा अपने को जो इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर जो एनोड जो अपना होता है इम्प्योर मेटल का, वहां पे अपने को देखने को क्या मिलती है, बहुत सारी इंप्योरिटीज देखने को मिलती है। ये कॉपर वाले केस में ही दिया हुआ है कि बहुत सारी इंप्योरिटी देखने को मिलती है, जिनको क्या बोलते हैं, एनोड मड। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, एनोड मड। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपना प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल वाला पॉइंट, जिसमें एनोड होता है इम्प्योर मेटल का और कैथोड होता है प्योर मेटल का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के किसी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर क्या करना, इलेक्ट्रोप्लेट करना। ठीक है, मतलब चढ़ाना। एक सीधी सी बात है, जैसे अपने पास ये स्पून ली गई है, ठीक है, चम्मच ली हुई है, और यहाँ पे क्या है, एजी का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है सिल्वर का। यहाँ से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो एजी प्लस आयंस क्या आएंगे सॉल्यूशन के अंदर, जो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, चम्मच के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, और अपनी चम्मच कैसी हो जाएगी, सिल्वर की। आपने सुना होगा पानी चढ़ाना गहनों पे। ठीक है, जो अपनी ज्वेलरीज होती हैं, जैसे अपनी सिल्वर की ज्वेलरीज पे भी गोल्ड का पानी चढ़ा देते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कैथोड के फॉर्म में तो क्या लेंगे, एजी को, ये अपना कैथोड हो जाएगा। ठीक है, बना लेते हैं इसको पूरा। कैथोड के फॉर्म में एजी को लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, सॉल्यूशन, जहां से अपने पास क्या आएंगे, गोल्ड के आयंस आएंगे जो इस पे डिपॉजिट होंगे, और अपनी जो सिल्वर की ज्वेलरी है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गोल्ड की ज्वेलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा लोग क्यों करते हैं, जैसे मतलब अपने जो गोल्ड के, ठीक है, ज्वेलरीज होती हैं बहुत महंगी होती हैं, इस वजह से लोग क्या करते हैं, या तो उसको घर पे रखते हैं या फिर लॉकर में रखते हैं बैंक में, और क्या करते हैं, सिल्वर वाली ज्वेलरीज पे क्या कर लेते हैं, गोल्ड का पानी चढ़ा लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से, और उसको अच्छे खासे तरीके से यूज करते हैं फंक्शंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। ठीक है, एक तरीके से यूनिटरी मेथड है ये, कि मतलब जैसे मान लो अपने पास Na प्लस आयन प्रेजेंट है, अपन ने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अपने को कितना सोडियम मेटल अपने को देखने को मिलेगी। तो बेटा यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो पहले बात कर लेता हूँ मैं 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, और अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करूं तो कितना हो जाएगा, Na मल्टीप्लाई 1.6 19। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आता है, 96,500 अप्रोक्स। ठीक है, कूलम पर मोल, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन 1 फेरेड बोलते हैं। ठीक है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो जाएगा तो किसके इक्वल होगा, 1 फेरेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अपने पास Na प्लस है, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 फेरेड इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो अपने पास ये कितना मिलेगा, 1 मोल। ठीक है, अगर मैंने 2 फेरेड इलेक्ट्रिसिटी पास की बेटा, तो ये अपने को कितना मिलेगा, 2 मोल। अगर मैंने 5 फेरेड इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, 5 मोल। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम वाला केस। ठीक है, कि मतलब जितनी फेरेड इलेक्ट्रिसिटी अपन क्या कर रहे हैं इसमें पास कर रहे हैं, तो अपने को उतना ही मोल अमाउंट क्या मिल रही है, अपने को मेटल की देखने को मिल रही है, अपने पास जो प्रोडक्ट की अमाउंट है उतने ही मोल देखने को मिल रही है। अगर मान लो दूसरे एग्जांपल की बात करूं, अपने पास क्या है, मैग्नीशियम +2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको मैग्नीशियम में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 फेरेड इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, मतलब एक मैग्नीशियम मोलिक्यूल को, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट होने के लिए, एक तरीके से बोले तो रिड्यूस्ड होने के लिए 2 फेरेड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो बेटा अपने को कितना मिलेगा, ये 1 मोल ही मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को क्या मिलेगा, 1 मोल ही मिलेगा। अगर मैंने 1 फेरेड इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये क्या हो जाएगा, हाफ मोल हो जाएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अपने पास कोई सेल रिएक्शन दी है, सेल रिएक्शन दी हुई होगी, जिसमें क्या करेंगे, 1 फेरेड 2 फेरेड चार्ज क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, और आपसे पूछेंगे बनने वाले प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी, 1 मोल होगा, 2 मोल होगा, 3 मोल होगा, या फिर जो भी आंसर दिया होगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जिस फैराडे ने क्या किए, दो लॉ दिए थे अपने, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ फैराडे का क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। की मतलब जो डिपॉजिट होने वाली अमाउंट है कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, ठीक है। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं Q इक्वल टू I2 ले लूं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम, तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, WZIT। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यू दी जाती है और आपसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछ सकते हैं। तो ये हो गया अपना फेराडे का फर्स्ट लॉ, जहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एम लिया, आप W ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, ठीक है, इन ग्राम्स में दिया, टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज इन कूलाम में, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो आपको क्या दिया जाए, ग्राम पर कूलाम में दिया जाए। आपसे ये यूनिट भी पूछ सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ की मतलब क्या, फैराडे ने क्या बताया, जैसे मान लो अपने पास दो सेल हैं, ठीक है, और हम उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, उसमें सेम चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अपने पास दो सेल हैं, बड़े बना लेते हैं थोड़े, अपने पास एक सेल तो ये हो गया, ठीक है, जिसको बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। ठीक है, और एक सेल अपना ये हो गया, जहाँ पे ये इलेक्ट्रोड, और इनको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेम चार्ज पास कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो अपने पास जो मिलने वाला डिपॉजिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी, वो किसके इक्विवेलेंट वेट के क्या होगी, इक्वल होगी। अगर इसका इक्विवेलेंट E1 है, तो इसका क्या कर लेंगे बेटा, E2, और ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ, तो W1 अपॉन W2 इक्विवेलेंट वेट 1 इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन सेम चार्ज पासेस थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए अपन ने, जो किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एंड लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। उसके इक्विवेलेंट वेट की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जिससे अपने पास क्या आता है बेटा, ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ई सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन पे दिया हुआ, रिएक्शन विद n इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 10 इज द गिवन बाय स्टैंडर्ड इनोड सेल भी अपने पास क्या दिया हुआ है, 1.10 वोल्ट। मतलब किसके लिए बेटा, एक तरीके से देखे डैनियल सेल के लिए बोल रहा है, और अपने से पूछा है ई सेल। अपने को पता है ई सेल का फॉर्मूला, इनोड सेल माइनस 0.059, ठीक है, अपॉन n log q, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ई सेल निकालेंगे, ई नोड सेल 1.10 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 0.059 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि अपने को n की वैल्यू कितनी दी है, 2 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ से इसको डिवाइड करके जब इसमें से माइनस करोगे, ठीक है, जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे, तो अपने को देखने को मिलेगा लगभग 1.07 वोल्ट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे, इसमें से जैसे माइनस करेंगे, तो अपने पास कौन सा आंसर देखने को मिलेगा, 1.07 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। क्रैश कोर्स है, जल्दी से मतलब आप कर लेना इस सॉल्यूशन को। दूसरा, इन कंसंट्रेशन सेल, अपना जो कंसंट्रेशन सेल अभी डिस्कस किया है, उसमें जो ईएमएफ ड्यू टू किसके कारण आता है, ठीक है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड मटेरियल, टेम्परेचर डिफरेंस एंड प्रेशर डिफरेंस। बेटा कंसंट्रेशन के डिफरेंस से ही तो आता है, कि अपन ने दो कंसंट्रेशन ली थी, एक C1 ली थी और एक C2 ली थी, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, इफ ई सेल इज पॉजिटिव देन, अपना ई सेल पॉजिटिव है, अपन को पता है गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल में अपन रिलेशन बताए, ये रिलेशन होता है। अगर ये पॉजिटिव हो तो अपना डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें पूछा भी क्या है, डेल्टा जी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन पैटर्न तैयार किया गया है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा लेंथी एंड हैवी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते सीयू, ठीक है। ठीक है बेटा, आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की नहीं, तो आपको इतनी ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप अपना कैरियर इंस्टीट्यूट जो ऐप है वहां पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके बेटा, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है, पहले ही लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज तो अपन ने पहले ही लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl गैस इवोलेटेड एट कैथोड, ठीक है। एक्वस NaCl बेटा, और मैंने बताया था एक्वस NaCl है, यहाँ पे एस ब्लॉक की मेटल है, तो अपने एस ब्लॉक की मेटल डिपॉजिट ना होकर कौन डिपॉजिट होगा, वाटर, और वाटर अपने को क्या देगा, H2 गैस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस की एप्लीकेशन क्या है, रस्टिंग नहीं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यस, कंबशन नॉट, न्यूट्रलाइजेशन नॉट, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसका यूज करें अपन किसी मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाने के लिए, जैसे गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं अपन, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की क्या करते हैं, उस पर लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आयरन को आपको कैथोड लेना होगा, जिंक का सॉल्यूशन लेना होगा, जिससे जिंक सॉल्यूशन से कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी अपनी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस मास डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू, जो मास डिपॉजिट होता है बेटा वो डायरेक्ट चार्ज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन सेम चार्ज इज पास्ड masses deposit the proportional to, इसके उसके इक्विवेलेंट वेट के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एटॉमिक मास नो, इक्विवेलेंट वेट यस, अपना आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड डिपॉजिट 1 मोल Ag, ठीक है। अपने पास Ag प्लस कितना है, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा। इसका मतलब इसको 1 फैराडे चार्ज देंगे तो अपने पास ये कितना देखने को मिलेगा, 1 मोल देखने को मिलेगा। 1 फैराडे की चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 गुलाम, ऐसा आंसर दिया हो वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। ये चार्ज अपने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेटेड सेल इज डिपेंड ऑन, ठीक है। बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बोथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये भी सही है, ओनली प्रेशर, ठीक, ये नहीं, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, बोथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी जो अपना जो बैटरी वाला पोर्शन बचा है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और इस चैप्टर को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है बेटा। इस लेक्चर को देखने के बाद आप और अच्छी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब उनकी PDF डली हुई है, आप उनको भी जाके क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को एक नया रूप दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और अपना कैरियर इंस्टीट्यूट के जो बाकी चैनल है, ठीक है, उनको भी सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको रिस्पेक्टिवली जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोर्स चल रहे हैं पहले से, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।